तो जिस केस के बारे में हम बात करने वाले हैं, इसको लेके पहले ही बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। पुलिस प्रशासन से लेके जज तक, पॉलिटिशियन से लेके सीबीआई एजेंसीज तक, सबके ऊपर सवाल उठाए गए थे। ये केस उस टाइम पे बहुत फेमस हुआ था, क्योंकि जिस तरीके से सीबीआई ने काम करा था, पुलिस प्रशासन ने काम करा था, जज ने काम करा था, पॉलिटिशियन ने काम करा था, वो ये दर्शाता था कि अगर तुम्हारे पास पावर हो, अगर तुम पॉलिटिक्स में हो, तो तुम कुछ भी करके बच सकते हो। सो गेट रेडी टू एक्सप्लोर द डार्क सीक्रेट बिहाइंड टुडेज केस। अगर तुम बिहार के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हो या पॉलिटिक्स में थोड़ा भी नॉलेज रखते हो, तो तुमने लालू यादव का नाम ज़रूर सुना होगा। वो अपने टाइम पे राजनीति के हिटलर कहे जाते थे। वो कोर्ट क्या होता है, आईपीएस ऑफिसर्स क्या होते हैं, पुलिस क्या होते थे, सबको अपनी मुट्ठी में करके रखते थे। लेकिन बात तब बिगड़ी जब इन पे चारा घोटाला का आरोप लगा था। अब ये आरोप ऐसा था कि इनको अपने कुर्सी से इस्तीफा देने का टाइम आ गया, क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी थी वो ये कह रही थी कि इतना बड़ा इल्ज़ाम लगने के बाद भी ये कैसे सीएम रह सकते हैं, कि अगर ये सीएम रहेंगे तो ये केस की निष्पक्ष जांच ही नहीं हो पाएगी। तो इन सब को लेके उनको अपनी कुर्सी से इस्तीफ़ा देना पड़ा था। लेकिन इस्तीफ़ा देने के बाद इन्होंने अपनी जगह अपनी वाइफ को सीएम बना दिया था, जो कि थी राबड़ी देवी। लेकिन राबड़ी देवी उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, और जो उनके लड़के थे जो तेज प्रताप और तेजस्वी थे, वो भी उतने बड़े नहीं हुए थे कि इतना बड़ा जिम्मेदारी उठा सके। तो इस वजह से लालू यादव ने क्या करा कि अपनी बीबी को ही, यानी राबड़ी देवी को ही उन्होंने सीएम बना दिया। लेकिन जो खासकर सब कुछ हैंडल कर रहे थे, उनमें सबसे आगे थे साधु यादव। तो जो भी काम करना होता था वो साधु यादव ही करते थे। जितना भी पावर था वो साधु यादव और उनके एक भाई थे, उनके हाथ में ही था। क्योंकि साधु यादव का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो इस केस से जुड़े हुए हैं। अब उनका भाई का नाम इस केस से नहीं जुड़ा हुआ है, तो मैं इनका नाम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन जो साधु यादव थे वो सबसे फ्रंट पे रहते थे, वही सब कुछ हैंडल करते थे, सब कुछ मैनेज करते थे। और देखा जाए तो एक तरह से वही उस राज्य के सीएम थे, यानी बिहार के वही सीएम थे। क्योंकि एक तो वो राबड़ी देवी के भाई थे, तो उन पे वो ट्रस्ट भी अच्छे से कर सकती थी, और वो लालू यादव भी उनको जानते थे क्योंकि वो उनके साला ही थे, तो ऑब्वियस सी बात है वो उनको जानते ही होंगे। तो जितनी भी जिम्मेदारी वाला काम था, जितनी भी पावर पोजीशन वाला काम था, सब साधु यादव ही देखते थे। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं तुम अच्छे से समझ सको आगे चल के, इसलिए सोचा कि पहले ओवरव्यू दे देते हैं, फिर आगे तुम अच्छे से समझ जाओगे कि इस केस में जो भी हुआ, जो भी परिणाम आया, जो भी गलतियाँ करी गई, जो भी निष्पक्षता से जांच करी गई, वो क्यों हुआ। तो जितने भी नए नए लोग आते थे वो सब साधु यादव से ही जुड़ना चाहते थे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है सरकार तो यही चला रहे थे, और इनके पास जो आता या जो इनसे मिलता तो ये बहुत जल्दी ही अपने पार्टी से ज्वाइन करा लेते थे। और उन्हीं में एक नया लड़का आया था जिसका नाम था गौतम कुमार सिंह, और उसकी जो फैमिली थी वो विदेश में रहती थी, जिसके पिताजी का नाम था डॉक्टर बीएन सिंह, और उनकी भी पॉलिटिक्स में थोड़ी बहुत पहचान थी पहले, जिसकी वजह से इसको बहुत फायदा हुआ और ये बहुत जल्द ही साधु यादव के कांटेक्ट में आ गया। और इनकी अब काफ़ी अच्छी खासी दोस्तियाँ भी हो गई थी साधु यादव और गौतम कुमार सिंह के बीच में। अब जितने भी लोग थे साधु यादव के, वो भी इसको जानते थे, ये भी उनको जानता था। तो एक तरह से ये सब आपस में मिलजुल के अब काम करते थे अपनी पार्टी के लिए। और ये जो गौतम सिंह था, इसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम था शिल्पी जैन, और इसकी 22 से 23 साल थी। अब उसके फैमिली वाले भी पटना में ही रहते थे, क्योंकि वहीं पे रह के पढ़ाई लिखाई करती थी, और उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जो शिल्पी जैन थी वो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी, तो उसने पटना ही महिला कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था, और ग्रेजुएशन के साथ साथ में ये मॉडलिंग भी करती थी, और मॉडलिंग में ये मिस पटना भी रह चुकी थी। चूँकि ये पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छी थी, तो उसको अपने कॉलेज में ही क्वीन के खिताब से भी नवाजा गया था। और जब इसने अपना कॉलेज कंप्लीट किया तो पटना में ही कंप्यूटर का कोर्स ज्वाइन कर लिया था। और इसके जो पिताजी थे उनका नाम था उज्जवल जैन। उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, वो बस एक कपड़े के व्यापारी थे जो कि होलसेल में अपना दुकान चलाते थे। और इसका एक भाई भी था जिसका नाम था प्रशांत जैन। अब ये जो गौतम और शिल्पी का रिलेशन था वो काफ़ी लंबे समय से था, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे पर ट्रस्ट भी करते थे। तो गौतम जहाँ भी जाता था, जिन पार्टियों में जाता था पॉलिटिशियन के, वो इसको साथ में लेके जाता था कभी कभी। और उन्हीं किसी पार्टी में इसने शिल्पी को साधु यादव और उनके लोगों से मिलवा दिया था और इंट्रोडक्शन करा दिया था। तो इस वजह से ये एक दूसरे को जानते थे कि शिल्पी क्या करती है, कहाँ जाती है, सब कुछ पता था, मतलब एक दूसरे के बारे में। और ये काफ़ी कैजुअल हो गए थे, एक दूसरे को जानते भी थे। और इसकी वजह से शिल्पी भी उनको अच्छे से जान चुकी थी। आई मीन कहे कि हाँ चलो अब साथ में गौतम ले जाके मिलवा देता था, तो वो काफ़ी हद तक एक दूसरे को जानते थे। इस वजह से वो उन लोगों पे ट्रस्ट भी करती थी। तो ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है काफ़ी लंबे टाइम तक। एक दिन क्या होता है कि शिल्पी अपने क्लास के लिए निकलती है घर से 2 बजे, और जब वो क्लास के लिए ऑटो पकड़ती है और जब वो रास्ते में जाती है तो कोई इनका दोस्त आता है जो साधु यादव का दोस्त थे, वो आता है और उसको बोलता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ तुम्हारे कंप्यूटर क्लास तक। तो वैसे तो वो जाती नहीं है
चूँकि वो एक दूसरे को जानते थे, तो थोड़े से फोर्स करने के बाद वो गाड़ी में बैठ जाती है। अब गाड़ी में बैठ जाती है तो वो कंप्यूटर क्लास की तरफ जाने लगते हैं और बीच रास्ते से ही वो कुछ दूसरा टर्न ले लेता है। तो वहाँ शिल्पी बोलती है कि यार तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, हमें तो इधर जाना है। और वो जो टर्न लिया था उसने, वो टर्न था फुलवारी शरीफ की तरफ, जिधर साधु यादव का फार्म हाउस था। जब वो गलत टर्न लेता है तो शिल्पी बोलती भी है कि हमें तो कंप्यूटर क्लास जाना है, तुम इधर ही क्यों जा रहे हो। तो वो बोलता है कि गौतम भी वहीं पे, उसने तुम्हें बुलाया है, तो इस वजह से मैं तुम्हें वहाँ लेके जा रहा हूँ। अब ये सुन के वो भी चुप हो जाती है कि ठीक है यार गौतम है तो फिर कोई बात नहीं, चलते हैं। और वो उसको फुलवारी शरीफ किसी फार्म हाउस पे लेके चला गया, जो कि कहा जाता है कि वो साधु यादव का फार्म हाउस था। अब इधर शिल्पी जैन की फैमिली को पता चला कि वो कंप्यूटर क्लास गई ही नहीं है। इसको लेकर वो बहुत परेशान हो गए, हर जगह पे ढूंढने लग गए उसको। इन्होंने गौतम से भी कॉन्टेक्ट करा और उसको बोला कि तुम ढूंढो वो कहाँ पे है, अगर वो तुम्हारे साथ में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो पता करो कि वो कहाँ पे है। तो गौतम भी अपने से ढूंढना चालू किया और उसके किसी दोस्त ने बताया कि शिल्पी को वो लोग फार्म हाउस पे लेके गए हैं। अब ये बात सुनते ही वो समझ गया कि उसके साथ क्या होने वाला है और वो भी फार्म हाउस की तरफ चला गया। और सबसे अजीब बात ये है कि उसका भी पता नहीं चला कि फार्म हाउस के बाद वो कहाँ गया। मतलब सबको पता है कि वो साधु यादव के फार्म हाउस पे गया है, लेकिन उसके बाद उसके बारे में भी कोई न्यूज़ नहीं मिली कि वो कहाँ गया। फिर अगला दिन आता है 3 जुलाई। अब 3 जुलाई को ना उसका पता चलता है कि वो कहाँ पे है, ना शिल्पी का पता चलता है। और इधर शिल्पी की पूरी फैमिली परेशान थी और ये पुलिस के चक्कर काट रही थी बार बार। तो पुलिस को एक अननोन नंबर से कॉल आता है और वो बताता है साधु यादव के घर के पास में ही एक गैराज है और वहीं पे एक कार में 2 बॉडीज नंगी पड़ी हुई है। ऐसा पुलिस वाले को कॉल आया। जब पुलिस वहाँ पे पहुंची तो उन्होंने देखा कि गैराज के अंदर से ही लॉक किया गया है। और जब पुलिस दरवाजा तोड़ के अंदर गई तो उन्होंने जो देखा वो बहुत ही डरावना था। वहाँ पे कार में 2 नंगी बॉडीज पड़ी थी। मतलब जो एक लड़की की बॉडी थी उसने एक ऊपर टी शर्ट पहन रखा था और वो जो लड़का था उसके नीचे सिर्फ पैंट था। यानी जो लड़की थी वो सिर्फ टी शर्ट पहनी हुई थी और वो जो लड़का था वो सिर्फ पैंट पहना हुआ था। और जब जांच पुलिस ने करा तो उन्हें पता चला कि ये शिल्पी जैन है, ये जो लड़की है वो शिल्पी जैन है और ये जो लड़का है वो गौतम कुमार सिंह है। अब ये जो खबर थी वो पूरी आग की तरह फैल गई और फिर वहाँ पे साधु यादव के जो लोग थे वहाँ पे चले आए, क्योंकि उनका ही फार्म हाउस था, गैराज था। तो वो लोग वहाँ पे आके हंगामा कर दिए। अब इस हंगामे के चक्कर में वहाँ पे जितने भी एविडेंस थे सबको इधर उधर कर दिया गया, सबको ख़त्म कर दिया गया। और जिस कार के अंदर बॉडी मिली थी उस कार को ही चला के वो लोग पुलिस थाने लेकर चले गए। मतलब बॉडी उन्होंने ऑफिस से बातें निकाल ली थी, लेकिन वो जो कार थी, जो कार के हैंडल वगैरह होता है उस पर हो सकता है किसी का फिंगरप्रिंट हो, तो वो सारी चीज़ें पुलिस को लेने से पहले ही पुलिस वाले का कि जो कोई हवलदार था वो कार को चला के स्टेशन लेके चला गया। तो पुलिस ने इतनी लापरवाही करी थी वहाँ पे कि एक तो एविडेंस मिटवा दिया और जो कार थी उसको भी ड्राइव करके वो लोग थाने लेकर चले गए। अब ये जो पुलिस है वो बहुत ही जल्दबाजी में एक रिपोर्ट बनाती है और उसमें लिखती है कि जो 2 लोग मरे हैं, एक लड़का और एक लड़की, ये कोई प्यार व्यार का एंगल है और इन्होंने जहर खा के आत्महत्या कर ली है। इस बात को लेके बहुत ही ज़्यादा हंगामा हुआ कि आखिर पुलिस इतनी तेज़ काम क्यों कर रही है, इन्होंने इतना जल्दी रिपोर्ट कैसे बना दिया, जबकि पोस्टमार्टम का भी रिपोर्ट भी नहीं आया है, किसी तरह की अभी जांच वाच हुई ही नहीं है। तो इन्होंने पहले ही लिख कैसे दिया कि इन्होंने आत्महत्या करी है, इन्होंने प्यार व्यार के चक्कर में सुसाइड कर लिया है। इसको लेके वहाँ पे बहुत सारा हंगामा हुआ कि कुछ तो लोचा है इसके बारे में। और वो जो लोगों का शक था वो सच में सही साबित तब हो गया जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई। उसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि शिल्पी जैन की बॉडी पे 2 से 3 अलग अलग लोगों के सीमन मिले थे, यानी कि वीर्य मिला था। अब इसको लेके भी बहुत सारा हंगामा था कि शिल्पी जैन के साथ मल्टीपल लोगों के द्वारा रेप करा गया है और ये जो गौतम है उसके साथ भी मारपीट करी गई है और उसको भी गला दबा के मारा गया है, ऐसा मेडिकल रिपोर्ट में आया था। और जब ये सीबीआई रिपोर्ट पढ़ती है तो वो भी स्टार्टिंग में यही कहती है कि हाँ उसके साथ रेप हुआ था, उसका गला दबा के मारा गया था और ये बात उसकी फैमिली को भी सीबीआई ने बता दिया था। और ये जो सीमन मिला था शिल्पी जैन के बॉडी पे उसको भी लैब में ले जाकर टेस्ट करा गया और जितने भी लोगों के नाम जुड़े थे केस से उनका डीएनए सैंपल मांगा गया और उनमें एक थे साधु यादव। तो साधु यादव से भी ब्लड सैंपल मांगा गया क्योंकि जो सीमन मिला था उससे डीएनए मैच कराना था। अब यहाँ पे साधु यादव क्या करता है कि वो अपना टेस्ट ही नहीं देता है, वो अपना ब्लड ही नहीं देता है कि सीबीआई उसको जांच करे। अब इस बात को लेके सीबीआई कोर्ट में भी बताती है, एडमिट करती है कि साधु यादव अपना ब्लड ग्रुप नहीं दे रहे हैं। अब इस बात को धीरे धीरे ऐसे ही खींचते चले गए। 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल खत्म हो गए और साधु यादव ने ना अपना टेस्ट करवाया ना ही ब्लड सैंपल दिया। लेकिन रूल के अकॉर्डिंग सीबीआई के जांच में किसी भी तरह की रोकथाम नहीं करी जा सकती, जो सीबीआई चाहे वो कर सकती है।
अब लोग इस बात को लेके भी नाराज़ थे कि भाई अगर वो सैंपल नहीं दे रहे हैं तो तुम इस बात को कोर्ट में ले जाके एफआईआर क्यों नहीं करवाते हो, कोर्ट में ले जाके क्यों नहीं एडमिट कर रहे हो कि इन्होंने सैंपल मुझे नहीं दिया है। लेकिन स्टार्टिंग में उन्होंने करा था, बताया था कि वो हमें सैंपल नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ, क्या अंदर की क्या बात थी, क्योंकि वो पॉलिटिशियन बहुत बड़े थे, चूँकि वहाँ के वो सीएम थे, तो इस बात को लेके लोगों ने सोचा कि इस बात को लेके इस रिपोर्ट को दबाया जा रहा है और कोई इस पे अच्छे से ध्यान नहीं दे रहा है। और सीबीआई पे भी उस टाइम पे सवाल उठा कि जब इतना सब कुछ तुम जानते हो, ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो फिर तुम किस चीज़ की वेट कर रहे हो, जाके अरेस्ट करो, उनको पकड़ो। फिर सीबीआई ने 4 साल बाद क्या किया, जब केस एकदम डाउन हो गई, अब इसके बारे में लोग कम बातें करने लग गए, मतलब कोई भी अब केस 4 साल तक हाईलाइट तो रह नहीं सकती। अब सीबीआई ने क्या करा कि पूरा रिपोर्ट ही चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि जो पुलिस ने पहले रिपोर्ट बनाई थी, उसके अकॉर्डिंग ये था कि इन्होंने जहर खाया है और जो उसके शरीर पे सीमन मिला है वो पसीना है, वो सीमन नहीं है, वो पसीना है। लेकिन जो रिपोर्ट आया था उसमें बोला गया था कि ये सीमन है, और वो भी मल्टीपल लोगों का। अब सीबीआई ने क्या करा कि पूरा रिपोर्ट ही चेंज कर दिया। उन्होंने बोला कि जो पुलिस ने जांच करी है और उसमें जो पाया गया है वही सही है, यानी कि उन्होंने आत्महत्या करी है और उन्होंने जहर खा के अपनी जान दे दी है और उसे कोई भी मारा पीटा नहीं है। अब चूंकि उसकी फैमिली वाले थे, उन्होंने बोला कि सीबीआई ने तो पहले बोला कि नहीं उसका रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, उसके शरीर पे सीमन भी मिला था मल्टीपल लोगों का, तो बाद में ये अपनी रिपोर्ट क्यों चेंज कर रही है। तो सीबीआई ने बोला कि नहीं, जो पुलिस वाले रिपोर्ट बनाए थे वही सही है, इसके शरीर पे जो सीमन मिला है वो किसी और का नहीं बल्कि गौतम सिंह का ही था। लेकिन जो पुलिस ने रिपोर्ट बनाया था उन्होंने बोला था कि वो तो सीमन है ही नहीं, उन्होंने पसीना बोला था। और इधर सीबीआई ने एडमिट करा था कि वो सीमन था, लेकिन गौतम सिंह का ही था, किसी दूसरे पर्सन का नहीं था। इतने सारे लूप होल थे केस में कि लोगों ने फिर से हंगामा चालू कर दिया। आखिर ये सीबीआई कर क्या रही है, बार बार अपना रिपोर्ट क्यों चेंज कर रही है। इस चीज़ को लेके बहुत टाइम तक हंगामा चला और जो शिल्पी जैन की फैमिली थी वो पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर रही थी कि ये कोई प्री प्लानिंग है, ये सीबीआई भी मिली हुई है, ये पुलिस भी मिली हुई है, क्योंकि ये खुद अपनी ही रिपोर्ट से मुकर रही है। लेकिन उनके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था, मर्डर हुआ था कि उन्होंने आत्महत्या करा था, इसके बारे में किसी को कुछ पता ही एग्जैक्टली नहीं चल पा रहा था। तो जैसे मैंने तुम्हें पीछे बताया था कि पुलिस को एक रैंडम कॉल आया था जब इन दोनों की लाशें मिली थी कि वहाँ पे गैराज में 2 बॉडीज़ है, ऐसा करके जो पुलिस को कॉल आया था। तो वैसे ही एक थ्योरी है, बताया जाता है कि बताने वाले का पब्लिकली नाम नहीं करा गया, और थ्योरी के हिसाब से जब गौतम ढूंढने के लिए जाता है शिल्पी को, और जब वो पहुंचता है फार्म हाउस पे जहाँ पे उसको लेकर गए थे, तो वो ये देखता है कि वहाँ पे 3-4 लोग जो साधु यादव के थे, और अब साधु यादव का भी नाम आता है इस बीच में, कि वो लोग उसके साथ ज़बरदस्ती रेप करने का कोशिश कर रहे थे। तो जब ये देखता है तो वहाँ पे जाकर उन लोगों को रोकने लगता है और पुलिस से बताने की धमकी देने लगता है कि मैं जाके पुलिस को बताऊंगा कि तुम लोग कर क्या रहे थे। इस डर के मारे या जो भी रीज़न रहा होगा, और वो लोग गौतम को बांध देते हैं और उसके सामने शिल्पी के साथ रेप करते हैं मल्टीपल पर्सन मिलके। अब इसमें कहा यह भी जाता है कि साधु यादव भी वहीं पर थे, क्योंकि जो सीमन मिला था उसके बॉडी पे और उसके जाँच के लिए उनसे ब्लड मांगा गया, उनसे रिपोर्ट मांगी गई, तो उन्होंने अपनी जांच ही नहीं कराई, अभी तक उन्होंने जांच ही नहीं कराई। तो इन सारी चीज़ों को लेके बहुत सारा हंगामा होता उस टाइम पे, और न सीबीआई ने अपना अच्छे से काम किया था, न पुलिस ने अच्छे से काम किया था, न कोर्ट ने अच्छे से काम किया था, क्योंकि वो उस टाइम पे उस राज्य के सीएम थे। एक तरह से देखा जाए तो सीएम का ही पावर रखते थे अपने पास, तो कोई भी उनसे फोर्सफुली उनका रिपोर्ट नहीं ले पाया, उनका डीएनए टेस्ट नहीं करवा पाया, उनका ब्लड ग्रुप नहीं ले पाया साधु यादव का, जिस वजह से वो बच गए, इससे बच के निकल गए कि मुझे नहीं पता, मैं रिपोर्ट नहीं दूंगा। लेकिन जैसे मैंने तुमको बताया था कि कोर्ट के हिसाब से और रूल के हिसाब से सीबीआई को कोई भी मना नहीं कर सकता, लेकिन हुआ ये कि उन्होंने कभी फोर्स ही नहीं करा साधु यादव के साथ। कोर्ट ने भी कुछ नहीं बोला, सीबीआई ने भी कुछ नहीं बोला, पुलिस ने भी कुछ नहीं बोला। और इधर जो शिल्पी जैन की फैमिली थी वो 4 साल तक वेट करती रही कि अब कुछ निकल के आएगा, अब कुछ निकल के आएगा। तो बाद में शिल्पी जैन की फैमिली ने बोला कि सीबीआई ने जानबूझ के इतना टाइम लिया ताकि लोगों की नज़र से ये जो केस है वो उतर जाए, लोग इस पे ध्यान ना दें, और बाद में इन्होंने अपनी रिपोर्ट चेंज कर दी। लेकिन साथ में अजीब बात ये भी थी कि जो गौतम की फैमिली थी, जो लंदन में रहते थे और जिनका पॉलिटिक्स में पहचान भी था, उन्होंने किसी भी तरह का एफर्ट नहीं डाला इसमें, उनका नाम इसमें कहीं भी मेंशन नहीं हुआ है। हो सकता है उन्होंने करा हो, उनकी रिपोर्टिंग नहीं करी गई हो, या उनके बारे में नहीं लिखा गया हो आर्टिकल, या फिर उन्होंने सामने आना सही नहीं समझा, इस वजह से उनका इस केस में कहीं भी नाम नहीं है। लेकिन जो शिल्पी की फैमिली थी वो आखिरी तक अपनी लड़ाई लड़ती रही, यहाँ तक कि जो शिल्पी जैन का भाई था जिसका नाम था प्रशांत जैन, वो 4 साल बीत जाने के बाद भी वो अपनी बहन के लिए केस लड़ रहा था, लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन इन लोगों ने क्या करा, अब इसके पीछे भी किसी का नाम नहीं आया। लेकिन हुआ उसके साथ ये
कि उसको ही किसी ने किडनैप कर लिया और किडनैप करके 2-3 दिन के लिए गायब कर दिया उसको। अब उसको लेके उसकी फैमिली भी परेशान हो गई। एक तो इधर बेटी चली गई और एक बेटा था, इसको भी लोगों ने किडनैप कर दिया। फिर इन्होंने पुलिस में जाके रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन रिपोर्ट दर्ज कराने से भी कुछ नहीं हुआ। खुद ही 3-4 दिन बाद वो घर आ गया। उन लोगों ने उसको छोड़ दिया डरा धमका के कि तुम इस केस के बारे में अब कोई भी आगे कार्रवाई नहीं करोगे। केस को रफा दफा करने के लिए उन्होंने इसको धमकी दे डाली। अब चूंकि इसकी फैमिली भी काफ़ी डर गई थी, तो इन्होंने भी अपना केस यहीं पे ख़त्म कर दिया और इसके साथ इस केस को कोर्ट के द्वारा, पुलिस के द्वारा और उसके फैमिली के द्वारा यहीं पे समाप्त कर दिया गया। और जितनी भी पुलिस की मिस्टेक थी, जितनी भी सीबीआई की मिस्टेक थी, जैसे भी पॉलिटिशियन ने इस केस में अपना रवैया दिखाया, जैसे कि साधु यादव ने अपना रिपोर्ट नहीं दिया, ये सारी चीज़ें इग्नोर कर दी गई। ओके, तो इस केस को लेके जितनी भी जानकारी थी वो सिर्फ 2003 तक ही है। उसके बाद इस केस के बारे में कोई भी आगे पीछे बातचीत नहीं हुई। हाँ, एक बार हुआ था जब लालू यादव की फैमिली और साधु यादव के बीच में झगड़ा हुआ था, तब उनके ऊपर भी ये आरोप लगाया गया था कि हाँ, तुम्हारा तो रेप में नाम आया था, तुमने तो लड़की के रेप करा है। लेकिन उस बात को भी बाद में दबा दिया गया, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है, वो पॉलिटिशियन है यार, तो वो तो इस बात को आगे आने नहीं देंगे। तो यहीं पे ये जो केस है ये ख़त्म हो जाती है। और जो भी मैंने इसमें बोला है वो सारी चीज़ें इंटरनेट पे मौजूद है। इसके पीछे टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी बहुत सारे आर्टिकल छापे हैं और जितनी भी मैंने बातें इसमें बोली है वो मैंने खुद से नहीं बोली है, ये न्यूज़ आर्टिकल में लिखा हुआ है, तुम जाके पढ़ सकते हो। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, तो ये केस यहीं पे ख़त्म होता है और जितनी भी जानकारी थी इस केस को लेके मैंने सारी तुमको दे दी। और अगर तुम्हें कुछ इस केस के बारे में पता है तो तुम जाके कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वैसे तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि जितनी भी सारी चीज़ें थी वो हमने तुमको बता दी है। लेकिन अगर तुम्हें कहीं लगता है कि कुछ और भी रह गया है तो तुम बता सकते हो मुझे इस कमेंट बॉक्स में, ताकि लोगों को भी पता चल सके। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर तुम्हें ऐसी ट्रू डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सी यू सून।